मतलब बिहार जितना आंकड़ों में गरीब दिखता है और जब आप उसको इन पर्सन फील करते हो तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या वो इन पर्सन और भी ज्यादा बहुत भयानक दिखता है। You know, we are at the poorest, the most deprived lot in the whole of India. It's been 2 to 3 days now that alleged videos of attacks on migrants from Bihar working in Tamil Nadu have gone viral, creating panic. मुंबई में कर्नाटक से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन आपके निशाने पर सिर्फ बिहारी क्यों होते हैं? बिहारी है क्या? आर यू ए बिहारी? ये तो एक सवाल है ना। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा कभी। लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ। नहीं, ये एक स्टेटमेंट है या कहूँ ये गाली। तुम कैसे अपीयर हो रहे हो? अगर आपके कपड़े खराब हैं, बिहेवियर खराब है, ज्ञान कम है, थोड़ी लैंग्वेज खराब है तो तू बिहारी है। हाँ, आजकल लोग छपरी शब्द यूज करने लगे हैं, लेकिन इससे पहले बिहारी शब्द को यूज किया जाता था किसी भी पर्सन को नीचा दिखाने के लिए। मतलब कि जस्ट इमेजिन करो कि तुमसे ये सवाल मजाक में ही पूछे जा रहे हैं, भाई तू बिहार से है तो तू इतना गोरा कैसे है? तुम लोग हाथों से खाना खाते हो? भाई अगर तू बिहारी है तो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोलता है? तू इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ रहा है? तेरे पापा तो रिक्शा चलाते होंगे ना? ये सवाल पूछे तो हंसी मजाक में जाते हैं, लेकिन काफी चुभने वाले हैं। शायद कुछ लोगों को समझ ना आए, लेकिन जब ऐसी सेम चीजें इंडियंस के साथ अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज में होती हैं, तो सबको इन अंग्रेजों पर गुस्सा आता है। ठीक इसी तरह बिहार के लोगों के लिए वो अंग्रेज बड़े शहरों में रह रहे लोग हैं। मारवाड़ी लोग मनी माइंडेड और बिजनेसमैन होते हैं। पंजाबी जो पटियाला पैक पीते हैं, बड़ी सी शादी में बड़ा सा डांस करते हैं। तमिल लोग तो बड़े सभ्य, क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले, इडली डोसा जैसा हेल्दी खाना खाते हैं। लेकिन बिहार के लोग अब जाकर भी सिर्फ यही सोच पाएंगे कि फटे कपड़ों में किसान या मजदूर काम कर रहा है, या फिर गुंडे हाथ में बंदूक लेकर गुंडई कर रहे हैं। और बिहार की ये इमेज हमारे दिमाग में बैठी है बॉलीवुड की वजह से। बॉलीवुड मूवीज जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, गंगाजल और शूल में बिहारियों को ठग, वायलेंट और अग्रेसिव सोसाइटी के रूप में दिखाया गया है। पर इससे फर्क क्या पड़ता है? 2008 में मुंबई में कम्युनल टेंशन्स और डिस्क्रिमिनेशन इतना बढ़ गया कि बिहार और नॉर्थ इंडियन एथनिसिटीज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट का शिकार हो रहे थे, और यहाँ तक कि उन पर अटैक्स भी होने लगे। On Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakra's supporters and hounded out of the examination centers. Well, there's anger on the streets of Bihar over the attacks on North Indians in Maharashtra by Raj Thakra's supporters. तो आखिर अपने ही देश में लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? अगर हम इस भेदभाव को ट्रैक बैक करें तो इसका मेजर रीजन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। मैं यहाँ पे अंग्रेजों की बात नहीं करने वाला, क्योंकि अंग्रेजों ने तो पूरे भारत को एक्सप्लॉइट किया है। हाँ, लेकिन अंग्रेजों ने बिहार और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों को पूरी तरह से निचोड़ फेंका था, और शायद उसी का कारण था कि बंगाल और बिहार के लोगों को अलग अलग राज्यों में जाकर नौकरियां करनी पड़ रही थी। और इसी की जड़ 1980 से स्टार्ट होती है। 1980 में ही महाराष्ट्र पॉलिटिक्स शुरू हुई, क्योंकि मुंबई में लोकल लोगों के बाद सेकेंड लार्जेस्ट लेबर फोर्स बिहारियों का था। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर दूसरे स्टेट्स के लोग बढ़ेंगे तो कंपटीशन लोकल्स के लिए भी बढ़ेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बात को नोटिस किया और अपने लोगों को सपोर्ट किया बाय अनऑफिशियली गिविंग देम मोर प्रेफरेंस। उनका सपोर्ट इतना बढ़ गया कि कई बार ऐसा होता था कि आउटर स्टेट के लोगों का बिजनेस या शॉप्स जबरदस्ती बंद कर दी जाती थी। इससे बिहारियों की डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ गई। अगर हम महाराष्ट्र का इतिहास देखें तो ये सिर्फ कम्युनल भेदभाव का केस नहीं है। बिहारियों से पहले गुजरातीज और साउथ इंडियंस भी सेम डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके हैं। गुजरातीज को लगता था कि इकोनॉमी में उनका मेजर हाथ होने के बावजूद उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ महाराष्ट्रियंस को लगता था कि ज्यादातर जॉब्स और बिजनेस गुजरातीज के पास हैं और हमारे पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए 1960 में इन दोनों स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पर सेपरेट कर दिया गया। वहीं 1960 में साउथ इंडियंस को महाराष्ट्र से भगाने के लिए कैंपेन चल रहे थे। और दोस्तों, ये क्लियर कट एग्जांपल है कि कैसे एक कम्युनिटी को उस वक्त भेदभाव का सामना करना पड़ता था। लेकिन साउथ इंडियंस आज उतनी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर रहे जितनी बिहारी कम्युनिटी फेस कर रही है। और मेजर रीजन तो ये है कि इंडिपेंडेंस के बाद गुजरातीज और पारसी कम्युनिटीज इकोनॉमिकली स्टेबल थी और साउथ इंडियंस के होटल्स अच्छे से चल रहे थे।
और बिहारियों के पास ये एडवांटेज नहीं था। आज इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहारियों को एक बहुत ही गंदे जोक की तरह यूज करती है। लेकिन आपको एक क्लियर बात बता दूं कि जहां आज बिहार के लोगों को रहन सहन, बुद्धि, खान पान और व्यवहार के कारण ये बेइज्जती सहनी पड़ती है, वहीं बिहार हिस्टोरिकली कल्चर, सिविलाइजेशन और एजुकेशन का हब रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, बिहार से ही थे। चाणक्य जिनका इंडियन हिस्ट्री में इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन है, ये भी बिहार से ही थे। आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो को इन्वेंशन किया, वो भी बिहार से थे। एंशिएंट इंडिया की नालंदा यूनिवर्सिटी जहां टर्की से लेकर जापान तक के स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो भी बिहार में ही है। पर दोस्तों, हिस्ट्री चाहे कितनी भी रिच और कल्चरली इंपॉर्टेंट हो, वो सिर्फ हिस्ट्री ही होती है, प्रेजेंट कंडीशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती। और ऑनेस्टली अगर हम आज के बिहार को देखें तो वो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनडेवलपमेंट में स्ट्रगल कर रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। 1952 में जब बिहार और झारखंड एक थे, तब बिहार के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जैसे आयरन ओर, कोल, कॉपर एक्सेट्रा। उस टाइम कंपनीज अपने प्लांट्स रिसोर्सेज के पास ही सेट करती थी क्योंकि वो चीपर पड़ता था। पर अगर वो अपना हब मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर या दिल्ली जैसे कमर्शियल हब्स में सेट करती थी, तो उन्हें रॉ मटेरियल्स को बिहार से ट्रांसपोर्ट करना एक्सपेंसिव पड़ता था। अगर आपको ये सब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो सभी बिजनेसेस को रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन में सब्सिडीज मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब कि इंडिया के किसी भी कोने में एसेंशियल प्रोडक्ट सेम रेट पे मिलते थे। ये रिसोर्सेज की वजह से नहीं बल्कि पूरे इंडिया में होता था। ये डेवलपमेंट के लिए तो अच्छा था, पर बिहार के लिए सबसे बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। कंपनीज ने कमर्शियली हब्स में अपने बिजनेस सेट करने शुरू कर दिए और बिहार की इकोनॉमी डाउन हो गई क्योंकि सभी कंपनीज ने बिहार से एग्जिट मार ली। दूसरा ट्विस्ट जो बिहार के स्ट्रगल का रीजन बना वो था बिहार का डिवीजन। 2000 में बिहार और झारखंड अलग हो गए। आयरन ओर, कोल और कॉपर माइंस जैसे रिसोर्सेज झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के पास कुछ नहीं आया। फ्राइड इक्वलाइजेशन पॉलिसी की वजह से बिहार की इकोनॉमी पहले ही डाउन थी, पर इस डिवीजन ने इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर दिया। ग्रोथ नहीं हुई, और ग्रोथ नहीं हुई तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी और इससे गरीबी बढ़ने लगी। आज बिहार गरीबी इंडेक्स रेट में काफी हाई है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार हाईएस्ट पॉवर्टी इंडेक्स पे है। लेकिन शायद आप और हम इन चीजों को नजरअंदाज कर दें क्योंकि एंशिएंट टाइम में इतने बड़े बड़े एम्पायर्स अपनी राजधानी बिहार में सेटअप करते थे, तो कुछ तो बात थी इस राज्य में। और इस राज्य को डुबाने वाले सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं। राजनीति में आने के लिए, सत्ता पाने के लिए कुछ नेताओं ने गंदा खेल खेला था जातिवाद का, और आज यही जातिवाद बिहार को जकड़े हुए है। इस चीज से बिहार का फोकस डेवलपमेंट पे कभी नहीं रहा। नेताओं को सिर्फ वोट बैंक से मतलब था। कौन से एरिया में कौन सी जाति के लोग रहते हैं, उसी हिसाब से कैंडिडेट को खड़ा कर देना और डिफरेंट कम्युनिटीज को एक दूसरे से लड़वा देना। सिर्फ यही काम बिहार में नेताओं ने किया, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। और दोस्तों, बिहार में सिर्फ गरीबी ही नहीं बल्कि लिटरेसी से भी स्ट्रगल कर रहा है। आज बिहार इंडिया का 3rd मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, पर लिटरेसी रेट में बॉटम 3 में आता है। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी और लोग पॉवर्टी में जा रहे होंगे, तो पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे? या तो अपने घर से बाहर या फिर वायलेंस। 2020 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम रिपोर्ट्स के हिसाब से बिहार 8th रैंक पे है क्राइम्स के केसेस में। और ये सब कम था कि ऊपर की कसर भोजपुरी इंडस्ट्री ने पूरी कर दी। फिल्म्स के नाम पर एडल्ट कंटेंट, गाने ऐसे कि जिसमें बच्चा समझ जाए कि क्या मतलब छुपा हुआ है। और ऐसी चीजें बचपन से बड़े होने तक लोगों के आसपास रहती हैं। पहले तो अच्छी एजुकेशन ना होना, तो पढ़ाई करने के लिए निकलना पड़ता है, फिर जॉब्स के लिए निकलना पड़ता है, चाहे वो लेबर से लेकर IAS तक की जॉब क्यों ना हो। हर चीज के लिए बिहार से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे बिहार और बिहार के लोगों को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ कमियां तो हर राज्य में होती हैं और ऐसे ही कुछ कमियां बिहार में भी हैं। और अगर इन कमियों पे काम किया जाए तो बिहार के लोग ऐसे हैं कि इसे नंबर 1 स्टेट बना दें। बिहार की गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है इन चीजों को काउंटर करने के लिए। पहला स्टेप है SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और एंटरप्रेन्योरशिप। SEZ एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां गवर्नमेंट स्पेशल इंसेंटिव देती है इंडस्ट्री सेट करने के लिए। ये जो इंसेंटिव्स हैं वो टैक्स रिलीव्स और लोअर इंटरेस्ट रेट्स के फॉर्म में होते हैं और इसीलिए उस एरिया में हैवी इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट भी इंट्रोड्यूस होता है। बिहारियों को उनके हार्डवर्क के लिए जाना जाता है। अगर उन्हें इंकरेज किया जाए और उन्हें सब्सिडीज दी जाए अपने स्टेट में बिजनेस शुरू करने के लिए, तो बिहार का ब्रेन ड्रेन कम होगा और लोग अपने बिजनेस बिहार में सेट करेंगे। दूसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट। बिहार में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, इसीलिए सबको बाहर जाना पड़ता है। बिहार में एक भी नोएडा, गुड़गांव, हैदराबाद जैसी सिटी नहीं है। एकमात्र शहर पटना है जो बस नाम का शहर है। अब जैसे यूपी ने अपनी तरक्की की राह पकड़ी है, वैसे ही बिहार कुछ रीजन्स ऐसे डेवलप कर सकता है जहां पर आकर यूथ पढ़ाई कर सके और जॉब कर सकें। अगर बिहार अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करे तो वहां के लोग स्पेशली यूथ स्टेट में ही रहेंगे और स्टेट को डेवलप करने में मदद करेंगे।
तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है टूरिज्म। जितना वास्ट और ग्लोरियस बिहार का इतिहास है, उस हिसाब से बिहार में टूरिज्म ना के बराबर है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुछ देशों की इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म से ही चलती है, तो टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स के साथ रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप करना चाहिए। जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स स्टेट में आएंगी तो टूरिज्म सेक्टर को भी मेजर बूस्ट मिलेगा, जो स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा। हाल ही में नीतीश कुमार के ही कारण बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है और उस चीज का इनाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार को बड़े बजट के रूप में दिया है। 26,000 करोड़ तो सिर्फ रोड्स को डेवलप करने के लिए बिहार को एलोकेट किया गए हैं। अब ये तो सिर्फ नीतीश कुमार ही जानते हैं कि इतने पैसों में कितनों के रोड्स बनेंगे, क्योंकि 26,000 करोड़ में तो पूरे बिहार की कनेक्टिविटी की जा सकती है। और दोस्तों हमारे और आपके मन में बिहारियों के लिए रिस्पेक्ट और सपोर्ट होना चाहिए, ताकि वो भी अपने स्टेट को ग्रो कर सकें और अपने देश को भी।